नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई का जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसी के भारत स्किल क्वेश्चंस बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसी को लेकर हाजिर हो गए। ये हमारा पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है, देखिए आप भारत स्किल वेबसाइट पर जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, दो चीज़ें डाउनलोड करना है। पहला आपको बुक डाउनलोड करना है भारत स्किल का, ठीक है, और दूसरा जो है वो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है। बस यही दो चीज़ों से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। 45 प्लस नंबर आएगा आपको। बस हमारे बताए हुए विधि से चलिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, अच्छा से समझिए, तो आपको 45 प्लस नंबर अवश्य आएंगे। और जो 5 नंबर है उसको पाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है हमारे चैनल पर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है उस पर आपको जाकर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखिएगा। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो ऑनलाइन क्लास है वो आपके फ्यूचर में भी बहुत ही यूजफुल होगा और फ्यूचर में भी आपको मदद करेगा जॉब प्राप्त करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम पैटर्न में। तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पूरा 50 नंबर का आपका पेपर होगा। और ये जो पेपर मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, बस इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, नहीं तो और जितना भी होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। भारत स्किल का पहला पार्ट है, तो वहाँ पर जाइए, भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन बैंक जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल 1 दिखाई देगा और उसके नीचे दिखाई देगा इंग्लिश लिटरेसी, मतलब मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लिटरेसी जो है उसी के क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को हम लेकर आपके पास हाजिर हो गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके पूरे कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के पूरे कंसेप्ट के क्यों वही आंसर होगा, और जिससे कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको उससे बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से आपको हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित रिलेटेड आईटीआई से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन स्टडी वीडियो हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल 1 क्या है, इंग्लिश लिटरेसी, भारत स्किल का क्वेश्चन है। पूरे कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे कि क्यों यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है ए रिज्यूम शुड बी डैश डैश, एक बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा कैसा होना चाहिए, बस यही आपको बता देना है, ठीक है। इसको पढ़िए ऑप्शन को। देखिए बायोडाटा क्या होता है, बायोडाटा का पूरा नाम होता है बायोग्राफिक डाटा। क्या होता है, बायोग्राफिक डाटा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन इससे भी पूछेगा आपको कि बताइए कि जो आपका बायोडाटा है, या कहते हैं बायोडाटा का पूरा नाम क्या है, पूर्ण विस्तार कीजिए, पूरा नाम बताइए। तो बायोग्राफिक, ठीक है, बायोग्राफिक डाटा, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और उससे पहले जान लेते हैं कि बायोडाटा होता क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके आंसर को बताएंगे। तब तक आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बायोडाटा में डेट ऑफ बर्थ DOB ऐसा दिखाई दे तो समझिएगा डेट ऑफ बर्थ। आपसे धर्म, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, निवास, वैवाहिक स्थिति और इस तरह के विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरणों पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा और अनुभव का कार्यानुक्रमिक सूची का उल्लेखन किया जाता है, ठीक है। इसको और अच्छा ढंग से हम समझाए हैं ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी का उसमें, और कैसे डेट ऑफ बर्थ थी आपका, बोलते हैं कि रिज्यूम बनाया जाता है, बायोडाटा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसके भी हम वीडियो एक बना दिए हैं, उसको जाकर आप अवश्य देख लीजिए कि बायोडाटा बनाने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो बायोडाटा में डेट ऑफ बर्थ, धर्म, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता ये सभी चीज़ होती है। उसके साथ शिक्षा और अनुभव के कार्य कालानुक्रमित, मतलब कब आप क्या किए हैं, कब आप शिक्षा ग्रहण किए, जैसे 2018 में इंटर पास किया, 2020 में आईटीआई पास किए, ठीक है, 2020 में, और 2020 से लेकर 22 तक हमने क्या किया, कहीं पर जॉब किया। तो ये सब क्या है, कार्य अनुसार है, काल अनुसार है, ठीक है, कि किस सन में आपने क्या किया। तो यही आपकी होता है रिज्यूम, बायोडाटा, ठीक है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोडाटा होना चाहिए कैसा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए आप जाइए ऑनलाइन क्लास हमारा देख लीजिए, उसमें पूरा अच्छी तरह से रिज्यूम के बारे में बताया गया, ठीक है। तो शॉर्ट और सटीक होना चाहिए क्या, बायोडाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ये जितने भी पॉइंट है नीचे ये सभी को नोट करते हुए कि बायोडाटा का पूरा नाम क्या होता है, बायोग्राफिक डाटा, और बायोडाटा क्या क्या होता है उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन द जॉब इज कॉल्ड। तो नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण कहलाता है। आपको नौकरी दिया गया,
नौकरी देने के बाद उस पद पर आप चले गए, उस पद पर जाने के बाद आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, उसका जो लिखित विवरण होता है वो किस में होता है, सीवी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, रिज्यूम में और जॉब एप्लीकेशन में। पहले हम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं ये क्या होता है। एक जॉब डिस्क्रिप्शन किसी विशेष नौकरी या स्थिति में शामिल सभी कर्तव्यों या जिम्मेदारी का एक लिखित खाता होता है। जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो उसमें शामिल होने वाले जो भी कर्तव्य होगा, जिम्मेदारी होगा, उसी का एक लिखित खाता होता है जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। कार्य का लिखित विवरण हम कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है, नौकरी या स्थिति में शामिल सभी कर्तव्यों का या और जिम्मेदारी का लिखित खाता होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि साक्षात्कार कॉल, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू कॉल मतलब साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास में हम आपको बता दिए हैं कि इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए। उसी में से देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट टॉपिक से ही संबंधित है। जो भी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें, हर एक क्वेश्चन उसी से संबंधित आ रहा है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ गए। तो कह रहा है कि अगर आपके पास साक्षात्कार का कॉल प्राप्त हो रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। आप इसका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, साक्षात्कार में उपस्थित होना चाहिए आपको। आवेदन पत्र भेजना है, ये पहले होता है, पहले आप आवेदन पे भेजते हैं, उससे पहले आप रिज्यूम तैयार करते हैं। पहले रिज्यूम तैयार करते हैं, फिर से आवेदन पत्र क्या करते हैं, आवेदन पत्र में रिज्यूम के साथ भेजते हैं, फिर से रिज्यूम लेकर आप क्या करते हैं, साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पहला काम होना चाहिए अपेयर एट द इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार में उपस्थित होना, इंटरव्यू में उपस्थित होना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है कि WH जो शब्द है यहाँ पर क्या लगेगा। देखिए एक नियम सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए आपको क्या पसंद है, डू यू लाइक, अगर लास्ट में आपको डू यू लाइक हो गए तो समझिएगा जो WH लगेगा वो विच लगेगा। क्या लगेगा, विच एनिमल डू यू लाइक। और यहाँ पर देखिए इसका जो सही होगा विच हो गया। विच का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए विच का प्रयोग जब क्वेश्चन के तौर पर कौन सा, कौन सी या कौन से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा जानवर आपको पसंद है, ठीक है। तो विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्वेश्चन के तौर पर कौन सा, कौन सी, कौन से पर किया जाता है, जहाँ विच के साथ एक नाउन का प्रयोग जरूर होता है। देखिए विच के बाद क्या होगा, एक नाउन, ये क्या है, नाउन है, ध्यान रखिएगा। विच के पास हमेशा नाउन रहेगा। ये भी तो कभी कभी क्या होगा कि कॉमन एरर में आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, अगर विच के बाद नाउन नहीं दिया हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो विच के बाद आपको नाउन दिया गया है और जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्या आपको पसंद है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर विच लगेगा, ठीक है। तो विच एनिमल डू यू लाइक, या डू यू लाइक लास्ट में जिस में होगा उसके आगे जो WH आएगा वो होगा आपका विच। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करते हुए चलना है जितने भी पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो हिंदी होगा तो आपको कौन सा जानवर पसंद है, विच एनिमल डू यू लाइक, तो आपको कौन सा जानवर पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के, दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर देखिए रोहन एक शब्द है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ठीक है। ये क्या है, जो रोहन डेविड है इसके बीच में एक आपको क्या लगाना है, विराम चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, विराम चिन्ह, कामा हुआ, पेरिड हुआ, स्लेश हुआ, हाइफन हुआ, इसमें से क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपका लगेगा कामा लगेगा। जैसे 2 लगातार नाउन है, ठीक है, 2 लगातार नाउन है, 3 लगातार नाउन है, अगर 2 है तो एंड का 3 आ गया तो पहले रोहन होगा, उसके बाद कामा दिया जाएगा, डेविड होगा, तब एंड राम होगा, ठीक है। सीता, कामा गीता एंड जो भी है रामा, ये सब क्या है, कामा, मतलब लगातार नाउन के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए जो विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो कामा का प्रयोग किया जाता है। कामा का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन के नीचे कि कामा का प्रयोग वाक्य के बीच में ठहराव, रुकावट, विराम, ठीक है, के लिए किया जाता है। कामा की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कोमा से हुआ है, ठीक है, कोमा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का छोटा सा भाग, ठीक है, किसी वस्तु का छोटा सा भाग, यहाँ पर लिख लीजिएगा भाग, ठीक है, छोटा सा भाग। तो यहाँ पर देखिए ये लगातार वस्तुएं हैं, ये क्या नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इनके बीच में हम विराम चिन्ह एक दिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में कामा लगेगा और इन दोनों के बीच में हम एंड लगाते हैं, ठीक है। तो रोहन, डेविड एंड राम, ये आपका एंड तो विराम चिन्ह नहीं होता है, लेकिन ये आपका विराम चिन्ह में होगा क्या, रोहन, डेविड, ठीक है, इसके बीच में कामा का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। आपसे पूछा है, कोई पूछता है हाउ हैव यू बीन,
ठीक है। ये नॉर्मली आपसे क्या किया जा रहा है, आपके हाल चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि हाउ हैव यू बीन, तो आपसे पूछा जाए आप कैसे हैं, ठीक है। तो उसके जवाब में आपको क्या करना है, तो आपको बस बोल देना है वेरी वेल एंड यू, मतलब हमारा तो बहुत अच्छा है, आप अपना बताइए, ठीक है। तो हाउ हैव यू बीन, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए वेरी वेल एंड यू, ठीक है। आप बताइए अपना। आगे देखते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न दिया गया है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ आप बताया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा से समझिएगा। पहला है कि इन द होटल, होटल में हुआ, कहाँ नहीं पूछा गया, कब हुआ। यहाँ पर व्हेन, कब हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पूछता तब ये आपका ऑप्शन ए हो जाता है कि इन द होटल। अच्छा, बी है कि डूरिंग ट्रेवलिंग, कैसे हुआ, अगर पूछा होता कैसे हुआ तब आपका ये आता है, ऑप्शन होता है डूरिंग ट्रेवलिंग, मतलब गाड़ी चलाते समय हुआ, जो भी हो जाते समय हुआ। 8:30 यहाँ पर है 8:10:30 लास्ट नाइट। हाँ, ये आपको समय का बोध कर, कब, तो 10:30 पर, लास्ट जो पिछला जो आपका 10:30 था, 10:30 बजा था, तब जाकर एक्सीडेंट हुआ ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर, देखिए दुर्घटना कब हुई, इसका पूरा हुआ, मतलब इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थी, कब हुई, मतलब एक टाइम बताइए, तो 10:30 में हुई दुर्घटना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है। अगर यहीं पर क्या होता है कि कहाँ हुई, वेयर, तो आपका होटल हो जाता है। कैसे पूछ देता तो यहाँ पर ट्रेवलिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिएगा बस, तो बना लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, मान लीजिए हो जाए कि वेन की जगह पर वेयर कर दे, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो वेयर जैसे देखिएगा तुरंत होटल वाला पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन वेन है तब आपको ये ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्रिया का सही काल चुने। यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म चुनना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा। आई डैश डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है, मैं बच्चा था, ठीक है, जब मैं बच्चा था तो म्यूजिक सीखता था। तो सीखने का जो क्रिया है इसमें से कौन सा होगा, लर्न होगा, आई एम लर्निंग होगा, विल लर्न होगा, लर्न होगा, क्या होगा इसका। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, इसको देखते हैं। देखिए जब वेन जब आई वाज चाइल्ड, मतलब पीछे का पास्ट का बात हो रहा है, पास्ट का बात। तो जब पास्ट में आप म्यूजिक सीखते तो पास्ट वर्ब ही लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पास्ट वर्ब, ठीक है, क्या लगेगा, पास्ट वर्ब। तो इसमें से देखिए ये तो आपका प्रेजेंट में आ गया, ये देखिए विल लर्न, विल मतलब फ्यूचर में चला गया, तो एक ही बचा है आपका पास्ट में, तो क्या है, लर्नड, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि पहले जो लास्ट में वाक्य होता है, जैसे कि कोई WH वर्ड लग गया, उसके बाद जो शब्द वाक्य होता है, उस वाक्य में जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाज का प्रयोग किया गया, तो इसी के आगे हम क्या करते हैं, उसी फॉर्म का। तो वाज किस में आ गया, पास्ट में हो गया, तो पास्ट में जब वाज हो गया तो इसमें से हम पास्ट ही चुनेंगे वर्ब, तो वही आपका लर्न हो गया, ठीक है। तो पास्ट में पास्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जो वर्ब होते हैं इसका भी वीडियो आपको ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगा। अभी तो कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है, जैसे ही इंग्लिश लिटरेसी चलेगा उसके बाद आपको ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग होगा, पास्ट वर्ब का कहाँ प्रयोग होगा, फ्यूचर का कहाँ प्रयोग होगा, WH क्या होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा ऑनलाइन क्लास में। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक करिकुलम विटे, जो जिसे हम CV कहते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, बस सिंपल ही है कि करिकुलम विटे मतलब CV का दूसरा नाम क्या है, इसको बता दें। तो इसका दूसरा नाम रिज्यूम होता है। बस दूसरा नाम कहने का मतलब उसके एक रूप है, दूसरा नाम नहीं, हम कह सकते हैं एक रूप है। जैसे दोनों का सेम उपयोग किया जाता है, जहाँ रिज्यूम लगेगा वहाँ पर करिकुलम, लेकिन रिज्यूम होता है और संक्षिप्त रूप हो जाता है उसका, किसका, तो करिकुलम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, ये 3 से 4 पेज का बनता है। कौन सा, CV। और जो आपका रिज्यूम होता है 1 से 2 पेज का बनना चाहिए रिज्यूम जो है 100। तो ये आपका ज़्यादा पेज का बना है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें लिखे जा रहे हैं, और इसी को हमने क्या किया, 1 और 2 पेज में कर दिया। मतलब संक्षिप्त रूप CV का संक्षिप्त रूप रिज्यूम कहलाता है। बस यही ध्यान रखना है। जॉब डिस्क्रिप्शन हम समझिए, कवर लेटर, एप्लीकेशन लेकर, ये सब आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया गया है। आगे देखिए रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम आपके कार्य अनुभव और जिस नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए प्रसंगित पृष्ठभूमि का एक पृष्ठ होता है, ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए। और CV क्या है, यह एक लंबी अकादमिक डायरी है जिसमें आपके सभी अनुभव, प्रमाण पत्र और प्रकाशन शामिल होते हैं। इसमें सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन रिज्यूम में क्या, सिर्फ आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हो उससे संबंधित ही आप एक पृष्ठभूमि तैयार करके रिज्यूम में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब दोनों फर्क है, इन दोनों को भी नोट कर लीजिएगा कि रिज्यूम और CV में क्या अंतर होता है, या कोई भी पूछ देता है, या कुछ एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, या आपको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिज्यूम क्या होता है CV का, तो यहाँ से दूर कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास में ऐसे तो बता दिया गया है बहुत विस्तार रूप से, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हुआ आपका 10 नंबर क्वेश्चन की तुलनात्मक विशेषण से कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर बताइए कौन सा कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव प्रयोग है, ठीक है। कंपैरेटिव
एडजेक्टिव, यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव प्रयोग होने वाला है कंपैरेटिव। तो कह रहा है योर पेंसिल इज डैश डैश देन माइन, ठीक है। यहाँ पर शार्प, शार्प का मतलब होता है तीखा, तेज, नुकीला, ठीक है। तो यहाँ पर नुकीला का कौन सा कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होगा नुकीले के शब्द में, ठीक है। इसका जो सही होगा वो होगा आपका शार्पनर, मतलब कि जो मेरा पेंसिल है वो तुम्हारे से, ठीक है, तुम्हारा जो पेंसिल है मेरे से क्या है, शार्पनर है बहुत अधिक। तो ये क्या होता है देखिए, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है, इसको हम इस तुलनात्मक विशेषण का इंग्लिश होता है कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव। ये क्या है का प्रयोग उन दो वस्तुओं के बीच अंतर की तुलना करने के लिए किया जाता है जिन्हें वे संबोधित करते हैं, बड़ा, छोटा, तेज, ऊंचा। अगर कहीं पर दो वस्तुओं के बीच में क्या किया तुलना किया जा रहा है, बड़ा से, छोटा से, तेज से, ऊंच से, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर क्या लगने वाला है, कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव, तुलनात्मक विशेषण। इनका उपयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहाँ दो संख्याओं की तुलना, संज्ञाओं की तुलना, ठीक है, नाउन का, दो नाउन की तुलना का तुलना इस पैटर्न में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पेंसिल हुआ, ठीक है, पेंसिल का बात किया जा रहा है, दो पेंसिल है, एक उसके पास है, एक आपके पास है, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा तेज है, तेज आ गया बात, तेज तो किस में आ गया, संज्ञात्मक विशेषण में, तो शार्पनर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए जो भी आपका कंपैरेटिव डिग्री बनता है, जैसे पहला नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर से कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर से देन आएगा, और उसके बाद आता है क्या, नाउन। देखिए यहाँ पर नाउन, ये देना है बीच में, ठीक है, इधर इधर आपका नाउन, इधर नाउन, ठीक है, वो नाउन है लेकिन नाउन का जैसा व्यवहार करना है। पेंसिल आपका हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ब आपका हुआ, ठीक है, और बीच में हम क्या लगा रहे हैं, कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव। ये सब भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए अगर शार्प कहा जा रहा है तो इसका कंपैरेटिव होता है शार्पनर, और सुपरलेटिव होता है द शार्पेस्ट, ठीक है, द शार्पेस्ट, ठीक है। ये कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, ये सब कुछ ऑनलाइन क्लास में आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जाकर उसको देख लेना है, सब कुछ आपको बताया गया है। आईटी जो आपका ये इंग्लिश लिटरेसी है उसमें सब कुछ सिखाया गया है। कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव जो ये एडवर्ब होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, डिग्री होते हैं, उन सभी कुछ सिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, सही शब्द का यहाँ पर उपयोग करना है कि डे डैश डैश यू गुड फ्रेंड। डे, देखिए डे क्या है, डे क्या है आपका, ये पूर्ण प्रोनाउन है, तो यहाँ पर पूरा वर्ब भी लगेगा। जब पूर्ण प्रोनाउन है तो यहाँ पर पूरा वर्ब भी लगेगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर, एम सिंगुलर, आर जो है, आर ये एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। और वाज ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब। तो बताइए जब यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, जो प्रोनाउन है वो जो प्रोनाउन है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो भी वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल वर्ब बस एक ही है, आर, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। तो बस यहाँ पर क्या लिखना है, आर लिख दीजिएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको एक वर्तमान प्रेजेंट में, प्रेजेंट प्रोसेसिंग टेंस, प्रेजेंट टेंस है, पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये हो रहा है कि द ट्रेन डैश डैश थ्रू द टनल, जो ट्रेन आपके पास हो रहा है, जो जा रहा है, पास कर रहा है टनल के थ्रू। तो इसमें कहना है कि आपका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, पास एड, ये तो आपका पास्ट में चला गया, पास्ट फॉर्म में चला गया, पास्ट, तो ये तो यूज नहीं होगा क्योंकि हमको प्रेजेंट में ही बताना है, प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। इज पासिंग, हाँ हो सकता है इज पासिंग हो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हैड, ये तो ये भी पास्ट में चला गया, पास्ट में। वाज पासिंग, ये भी पास्ट में चला गया। तो बस एक ही प्रेजेंट टेंस में, एक ही प्रेजेंट टेंस में, वो कौन सा है, इज पासिंग। तो द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल, यही इसका आंसर हो जाएगा, इज पासिंग, ठीक है। वो समझ में आ गया। बस यहाँ पर आपको ये दिखना है वर्तमान प्रगतिशील काल, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। प्रेजेंट प्रोसेसिंग टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस में ये काम कर रहा है, ट्रेन जो है प्रेजेंट में जा रहा है, जब प्रेजेंट में जा रहा है तो प्रेजेंट वर्ब लगेगा, तो इज पासिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की परीक्षा करें, ठीक है। प्रॉपर इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव का प्रयोग यहाँ पर करना है, कौन सा होगा, हु आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू नहीं होगा, वेयर आर यू, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक करके पुट करना है, जिसका बैठ जाए, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं आप, तो वेयर का प्रयोग किया जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उचित सर्वनाम में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर प्रोनाउन प्रयोग करना है, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन, जो भी यहाँ पर प्रोनाउन यूज होने वाला है उसका उपयोग करें। देखिए आई मेड दिस केक दैट,
ठीक है। तो आई के साथ कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन उपयोग होगा उसी को बताना है। तो इस टेबल को आप क्या कीजिए, ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोसेसिंग ऑब्जेक्टिव और प्रोसेसिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जब भी आपको इसको लिखना होगा, जैसे उचित यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन उपयोग किया होगा, तो आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में चले जाना है, ठीक है। और इसमें से जिसके सामने लास्ट है, जैसे आई है, आई के बदले में यहाँ पर प्रोनाउन उपयोग करना है। तो देखना है कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या लिखा है आई के बदले। यहाँ पर देखिए आई है, आई के बदले लिखा है माई सेल्फ। क्या लिखा गया है, माई सेल्फ। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ। इस टेबल को हमेशा याद रखिएगा, बस आपका बने। आई है, आई के साथ जो भी प्रॉपर प्रोनाउन प्रयोग होगा वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जाएगा, उसके सामने जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी लिखा है सी मैथ द केक, इसके तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे सी, ठीक है। सी के थी में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या है, तो हर सेल्फ। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। यहाँ पर हम लिख देंगे हर सेल्फ। तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस आई की जगह पर सी बदल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। सी हैज हर्ट डैश डैश डैश। तो फिर से यहाँ पर सी है आपका, तो यहाँ पर देखिए सी है, सी के साथ हम क्या निकालते हैं, हर सेल्फ। क्या लगाते हैं, हर सेल्फ। तो यहाँ पर आ जाएगा हर सेल्फ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेम वही क्वेश्चन है, बस जो है आपका वाक्य बदल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे द डिटी गर्ल्स डैश डैश आइज रिसीवेड हर मिसचीफ, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है चूफी, क्या मतलब कि मसल वीक में कमजोर, ये होता है अदूरदर्शी, और ट्विंकलिंग का मतलब जगमगाहट, टिमटिमा। आप किसी की लड़की की मतलब कोई छोटी सी लड़की है, उसकी आंखों को देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसा वो दिखाई देगा, वो आपका ट्विनिंग मतलब जगमगाहट, उसका अंदर टिमटिमाहट दिखाई देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नन्ही सी बच्चे की टिमटिमाती आंखों ने उसकी शरारत का खुलासा करे। यह देखिए इसका मिस चीफ का मतलब होता है, हिंदी होता है शरारत, शरारत, ठीक है। पूरा वाक्य जो बनेगा वो क्या बनेगा, नन्ही सी बच्ची की टिमटिमाती आंखें। यहाँ पर देखिए गर्ल्स क्या होगा, ट्विंकलिंग आइज, ठीक है, गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज, ठीक है, रिवेल्ड हर मिसचिफ, ठीक है। तो यही हो गया कि आंखों ने उसकी शरारत का खुलासा कर दिया। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के थोड़ा सा वाक्य देता है लंबा चौड़ा, उसमें जो देखिए आंखों के साथ आप मसल का, कमजोर का और दूरदर्शी का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी आपको आंखों के साथ प्रयोग करेंगे टिमटिमाहट या जगमगाहट का प्रयोग करेंगे, मतलब ट्विंकलिंग का प्रयोग करेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा, बस नॉर्मल सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई हाउस इज डैश डैश देन थर्ड फ्लोर का उपयुक्त प्रोपोजिशन के साथ रिलेशन, मतलब आपका जो हाउस है वो थर्ड फ्लोर पर है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा। ये सभी प्रोपोजिशन है, इसका भी वीडियो बनाकर डाल दिया गया है यूट्यूब चैनल में। आप जाइएगा, बस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन क्लास डालिएगा, इंस्ट्रक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन क्लास, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें IT थी, इंग्लिश लिटरेसी में जाइएगा, इंग्लिश लिटरेसी में आपको प्रोपोजिशन का एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा कहाँ पर किस प्रोपोजिशन का उपयोग किया जाता है। चलिए यूज ऑफ ऑन, यहाँ पर जो प्रयोग होगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑन द थर्ड फ्लोर। तो क्यों ऑन का ही यहाँ पर उपयोग किया गया, इसको देख लेते। देखिए सामान्यतः ऑन का अर्थ पर या में होता है। इसका अर्थ क्या होता है ऑन का, मतलब पर या में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाउस थर्ड फ्लोर पर है, तो पर आ गया, तो इसलिए ऑन लगा है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ हो तो उस अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए एक बहुत सा बड़ा घर है, उसमें एक थर्ड फ्लोर है, तो घर के ऊपर है, थर्ड फ्लोर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए भी किया, अगर किसी को डेट बताना है, दिनांक बताना है, तब भी हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसका उपयोग विषय या के संबंध के अर्थ में के लिए भी उपयोग किया जाता है, विषय या के संबंध में या के अर्थ में, ये इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों को लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लास में भी लिखवा दिया गया है, यहाँ पर भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर की सही प्रश्न शब्द सुनिए। यहाँ पर WH मतलब वर्ड लिखना है, कौन सा सही होगा। डैश डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन हो रहा है इसमें स्पीकर कौन है पूछा जा रहा है, यही ना सेंटेंस बनेगा कि हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, जो फंक्शन चल रहा है इसमें कौन स्पीकर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हु। यहाँ पर जैसे हु लगाएंगे, व्हाट इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, क्या वाट लगाएंगे, क्या होगा, वेन कब, वाई मीन क्यों, तो W कहाँ, यहाँ पर W थी, हु है मतलब कौन है, ठीक है। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन,
इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड मीडिया। देखिए निम्न स्तर मतलब लो लेवल एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। इसका प्रयोग मतलब दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? तो उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो भी है उसका दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। निम्न स्तर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि एक बार हिंदी पढ़ लीजिए, आपका मातृभाषा है, आप इससे बनाते हैं, अच्छा से पढ़े हुए हैं हिंदी में। लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ में ना आए, तो इसके लिए आप इंग्लिश का भी एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। यही फॉर्मूला है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अच्छा पास करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज होता है। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज 20 क्लास की है। कल क्या होगा कि दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम 20 कर लेंगे। ऐसे करके जितने भी 300 प्लस क्वेश्चन उन सभी को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हमें समझने में भी परेशानी नहीं हो। मान लीजिए आज ही 100 क्वेश्चन आपको बता दिया तो थोड़ा आप भी इरिटेट हो जाइएगा, हम भी बोलते बोलते थक जाएंगे, ठीक है। तो हमारी भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होगा कि 20-20 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनेगा। जैसे आज वीडियो बन गया तो आपको कल फिर से एक और वीडियो मिल जाएगा। ऐसे करते करते 10 या 15 दिन में हम क्या करेंगे, 300 से अधिक क्वेश्चन जो भी है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। आज के क्लास का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में और भी इस क्वेश्चन के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।